बांझ बहू की छठ पूजा। माँ बेटे बहू को धक्का मारकर घर से बाहर निकालते हुए। कुलटा बांझ कुलक्षणी करमजली, निकल जा मेरे घर से। मुझे तेरी जैसी बांझ बहू की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तो कर्म ही फूट गए कि मैंने अपने बेटे से तेरी शादी करा दी। ये बोलते हुए कमला घमंडी सास उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसका पति व्योम कहता है, क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने, लेकिन इसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। मेरे सभी दोस्तों का बच्चा हो गया है, लेकिन इसने मुझे पिता का सुख नहीं दिया। इतने साल से ऐसा ही हूं मैं। आज माँ आपने सही फैसला किया है। माँ ही हमेशा हमेशा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। व्योम जी, माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं तो खुद माँ बनने के सुख का इंतजार कर रही हूँ। इसमें भला मेरा अकेले का क्या दोष है? ये तो नियति है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। अपने नियति दोष इंतजार का पोटली बना और चलती बन यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल देखना अब मुनासिब नहीं हो रहा है। ये बोलकर सास उस घर के दरवाजे बंद कर लेती है। आखिर आगे क्या होगा? क्या माही को कोई सहारा देने वाला मिलेगा या वो यूं ही अकेले भटकती रहेगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते माही एक मंदिर की ओर पहुंच जाती है, जहां उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी इतनी भी बड़ी क्या गलती थी? ये तो सब आप पर निर्भर करता है। तो आपने मेरे साथ क्यों किया? मुझे माँ बनने का सुख प्रदान क्यों नहीं किया? ना आप ऐसा करते और ना मुझे मेरी सास और पति से अलग होना पड़ता। ये कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। सूर्य अस्त हो जाता है। तभी मंदिर का पुजारी उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी, उठो बेटी। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या बताऊं पुजारी जी, बहुत लंबी कहानी है। लगता है तुम किसी विकट स्थिति से गुजर रही हो। ये बताओ, क्या सुबह से तुमने भोजन किया है? नहीं पुजारी जी। ऐसा करो, मेरे घर चलो। मंदिर का पट बंद हो गया है। पास में ही मेरी कुटिया है। पुजारी की बात सुनकर माही उनकी कुटिया में आ जाती है। फिर पुजारी उसके पांव के छाले को आराम पहुंचाने के लिए ठंडे पानी से उसके पैर धुलाता है और उसे भोजन करने को देता है। उसके बाद पुजारी कहता है, अब बताओ बेटी, क्या हुआ है? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? क्या बताओ पुजारी जी, भला ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसकी सजा मुझे बांझ होकर मिल रही है? 5 साल पहले की बात है। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी व्योम जी के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूट गया। मेरी सास मुझे रात दिन खरी खोटी सुनाया करती थी और तभी एक दिन उनका कमरा जरा सा गंदा रह गया। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ नास मिटी करम जली कहीं की, कहाँ मर गई? अभी के अभी मेरे कमरे में आ। अपनी सास की तेज आवाज सुनकर वो फटाफट उस कमरे में पहुंचती है और कहती है, जी माँ जी, जी माँ जी की बच्ची, ये क्या है? मेरे कमरे में इतना कचरा क्यों है? कहाँ से आई है ये मिट्टी? माँ जी, गलती से हो गया होगा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। एक तो मुझे पोता नहीं दे सकती, ऊपर से ठीक से काम भी नहीं करती। लगता है तेरी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी मुझे। तभी वो गुस्से में एक डंडा लेकर उसे मारने लगते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर वो साफ सफाई करने लगती है। शाम को उसका पति नशे में धुत होकर घर आता है। झुम बराबर झुम बराबर झुम बराबर झुम, आज मैं नशे में और गाता हूँ, झूम बराबर झूम। माही मुझको पापा नहीं बनाती, मेरी माँ को दादी नहीं बनाती, ये मुझे पिता का सुख नहीं देना चाहती। चुड़ैल डायन, देख ले, तेरी वजह से मेरा बेटा फिर से आज नशे में घर आया है। सिर्फ इसी कारण कि तू इसे पिता बनने का सुख नहीं दे रही है। माँ जी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। बकवास बंद कर और इसे कमरे में ले जा। जी माँ जी। ये सुनकर वो व्योम को उसके कमरे में ले जाती है
उसके जूते और मोजे उतारती है। सुबह होते ही जैसे ही व्योम होश में आता है, उसका सर फटने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, माही, माही, अरे ओ डायन, अरे कहाँ मर गई? अरे मेरा सर फट रहा है, जल्दी से कुछ कर। उसकी आवाज सुनकर वो नींबू पानी बनाकर लाती है। ये लीजिए, पी लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। जब आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो इतनी मत पिया कीजिए ना। तूने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जो मैं खुश रहूं, और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे टोकने की भी? अभी बताता हूँ तुझे। ये बोलते ही व्योम माही को बहुत मारता है, जिसके बाद वो बहुत रोती है और इसी तरह से 3 साल और बीत जाते हैं, लेकिन माँ बेटे का अत्याचार बंद नहीं होता और एक दिन उसे घर से बेघर कर देते हैं। डायन कुलक्षणी, निकल जा यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मनहूस कहीं की बांझ औरत। हाँ हाँ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तरसा दिया है तूने मुझे बाप का सुख के लिए। उसके बाद पुजारी जी, मैं मंदिर आ गई और आप मुझे यहाँ ले आए। रोते नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। भगवान पर विश्वास रख, तेरी गोद जल्द ही भर जाएगी। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तुझे पता है, छठ पूजा खास संतान प्राप्ति के लिए ही होती है। तू छठी मैया का ध्यान कर, उनकी निष्ठा से आराधना कर। तू देखना, वो तेरी गोद बिल्कुल सूनी नहीं करेंगे। सच्ची पुजारी जी, आप फिक्र ना करें, मैं छठी मैया का उपवास जरूर करूंगी। ये कहते ही पंडित उसे सारे विधि विधान बताता है, जिसके बाद वो बाजार से सूप और कुछ फल लेकर आती है। 4 दिन बाद छठ पूजा थी। उससे पहले की ही एक शाम को छठी मैया की आराधना कर खरना, खीर पूड़ी, घी वाली रोटी को तैयार करती है और छठी मैया का नाम लेकर सब में बांट देती है। बेटी, अब सूर्य को अर्घ देते हुए छठी मैया के लिए पानी में खड़ी हो जाओ। जी पुजारी जी। ये कहकर वो तालाब में सूर्य की ओर मुंह करते हुए हाथ में फल लिए कहती है, हे छठी माता, बहुत आस लेकर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सूनी गोद को आप भर दीजिए। धीरे धीरे अब मेरे भी सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण आस है कि आप मेरी गोद जरूर भरेंगी। छठी माता, मुझ पर कृपा बनाए रखें। आप पर तो सभी निसंतान माँ आकर खुश हो जाती हैं। खड़े खड़े माही छठी माता का गीत गाती है और सूर्यास्त हो जाता है, जिसके बाद वो दूध से सूर्य को अर्घ देती है और सूर्यास्त होने पर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन के 4 बजे भी वो हाथों में फलों की टोकरी लिए पानी में खड़ी रहकर लंबा सिंदूर लगाए गीत गाती है। छठी माता, मैंने अपनी निष्ठा भाव से आपकी आराधना की है, पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी सूनी गोद को भरकर मुझे माँ बनने का सुख प्रदान करेंगी। लाचार माही की ये कहते ही छठी माता प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देती है। पुत्री, अब और दुखी मत हो। तुमने जितने निष्ठा भाव और प्रेम से मेरी आराधना कर मुझे सच्चे दिल से पूजा है, इसी के लिए आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जल्द ही तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना खेलेगा और तुम्हारे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ये कहते ही माता के हाथ से एक दिव्य रोशनी माही के पेट की ओर जाती है। आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। मेरी गोद भरने के लिए शुक्रिया माता। मुझे पूर्ण आस था कि आप मेरे कष्टों को हर लेंगी। अब से तुम सुखी रहना। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है और ये बात वो पुजारी को बताती है, जिसके बाद पुजारी उसके घर जाकर उसके बहू बेटे को ये खुशखबरी देता है। ये बात सुनकर दोनों को अपने ऊपर लज्जा आती है और वो हाथ जोड़कर कहते हैं, पुजारी जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने अपनी बहू के साथ किया है। मेरी बहू का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं अपनी बहू को वापस घर ला सकती हूँ? हाँ पुजारी जी, मैं अपनी पत्नी के बिना और नहीं रह सकता। क्या मैं उन्हें लेने चल सकता हूँ आपके साथ? दोनों ने जो उसके साथ किया है उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा, पर अगर मेरी बेटी आपके साथ आना चाहे तो आप उसे ले जा सकते हैं। चलिए मेरे साथ। तभी वो दोनों पुजारी के साथ आकर अपनी बहू का हालचाल लेकर उससे माफी मांगते हैं। ठीक है,
मैंने आप दोनों को माफ किया। और पुजारी जी, आपने तो मेरा ख्याल पिता समान रखा है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगी। कोई बात नहीं बेटी, जब भी मन हो तब अपने पिता के पास चली आना। ये कहकर पुजारी उसे विदा कर देता है, जिसके बाद सास बेटा माही का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ समय बाद उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोरी बहू के काले ससुराल वाले। नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मैं उस अंधेर नगरी में रहने वाले काले ससुराल वालों की बहू बनूंगी। शनाया, मैं सुरेंद्र को वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो मेरे बचपन के दोस्त सुरेंद्र के बेटे शेखर के साथ ही होगी। अब या तो इस घर में तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे डैडी की अर्थी। स्वराज शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पत्नी की मौत के बाद स्वराज ने शनाया को खुद ही पाला पोसा। उसने भरसक अपनी बेटी को भली परवरिश के साथ संस्कार से बांधने की कोशिश की। बावजूद इसके शनाया की सोच काले इंसान के प्रति इस कदर हो गई कि ना तो वह अपनी दोस्ती में काले इंसान को शामिल होने देती, न काले कपड़े। वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, हम जिस चीज से दुख जितना दूर भागते हैं वही हमारे जीवन में कुछ इस कदर शामिल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा ही शनाया के साथ भी हुआ, जब बिना उसकी मंजूरी के उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय हो गई जहां रहने वाले सभी व्यक्ति काले थे। दुल्हन के लिबास में सजी धजी शनाया शादी के मंडप में बैठे हुए मन में कहती है, ओह गॉड, पति काला, सास काली, ननद काली, इन काले ससुराल वालों को देखकर मुझे कुड़न हो रही है। अरे जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप कैसे गोरा निकलेगा। कसम है मुझे अपने चेहरे की ब्यूटी की। अगर बहू बनकर मैंने इन सो कॉल्ड ब्लैक टी ससुराल वालों की सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। 7 फेरों के साथ शनाया और शेखर शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है शनाया के ससुराल का सफर। ससुराल की चौखट पर खड़ी शनाया का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी सास कहती है, बहू इस अक्षत कलश को अपने दाहिने कदमों से उड़ेलकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। शनाया कलश को जोरदार कदमों से गिराकर भीतर आकर कहती है, 100% सच कहा सासू माँ, इस घर को रोशनी की सख्त जरूरत है। आखिरकार इतने काले लोग जो रहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की अंधेरी रात इसी घर में शुरू होती है। ये सुनकर शेखर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, शनाया बिहेव योरसेल्फ, तुम अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेरुखी से बात करने की। बात को बिगड़ता देखकर कलावती बीच में कहती है, कोई ना, बहू को कमरे तक छोड़ कर आ। इसके बाद कलावती शेखर को समझाते हुए कहती है, शेखर, रिश्तों की डोर कच्चे धागे के जैसी होती है। ये केवल मधुरता के पाती से बंधी होती है। बुरी बातों की खींचातानी अक्सर रिश्तों के डोर को तोड़ देती है। शायद बहू शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई थी, इसलिए ये सब कह दिया। जा बहू, तेरी बाट जो हो रही होगी। शेखर अपने कमरे में दस्तक देता है, जहां शनाया शीशे के आगे खड़ी होती है। वह जैसे ही उसे गले से लगाता है, शीशे में शेखर का काला चेहरा देखते ही शनाया गुस्से से बिलबिलाकर उसे दूर धकेल देती है। क्या हुआ शनाया, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? मुझे छूने का हक तुम्हें किसने दिया? शनाया, अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने खुद ये हक मुझे दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माई फुट, जिस तरह कौवे और हंस का कोई मेल जोल नहीं, तुम्हारा और मेरा भी कोई मेल नहीं। पति तो दूर, तुम तो मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं। खबरदार जो फिर कभी अपने काले हाथों से मुझे छुआ, तुम ताउम्र कुंवारे शादीशुदा रहोगे। यही तुम्हारे कालेपन की सजा है। गोरेपन का गुमान दिखाकर शनाया शेखर के सारे अरमान को छिन्न भिन्न कर देती है। अगली सुबह सवेरे के 10 बज गए, बहू अब तक नहीं जागी। कोहिना, जा जरा भाभी को जरा देख कर तो आ। कोहिना कदम बढ़ाने वाली ही थी कि शनाया शॉर्ट नाइटी पहने हुए सीढ़ियां उतरती हुई हॉल में आती है। अरे बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? डैडी के घर में मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। भाभी, तब आप एक बेटी थी, मगर अब आप इस घर की बहू हैं। बहू का ऐसे कपड़े पहनना ससुराल में शोभा नहीं देता। प्लीज बंद करो ये लंबा चौड़ा लेक्चर। तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी साफ सीधे ये क्यों नहीं कहती कि इस शॉर्ट ड्रेस में मेरा गोरा सुंदर शरीर देखकर तुम्हें अपने काले रंग को लेकर कुढ़न हो रही है? कड़वा लगा ना, मगर यही सच है। ये सुनकर शनाया का ससुर सुरेंद्र बीच में बोलता है, बहू, ये क्या सलीका है अपनी सास से बात करने का? रूप का इतना गुरूर और गुमान अच्छा नहीं होता। क्यों ना करूं?
मैं अपने गोरेपन का गुरूर, मेरा चेहरा चांद से कम नहीं। शायद तो भूल गई है बहू, जगत को अपनी चमक से उजागर करने वाले चांद में भी दाग है। ससुर की इस बात के आगे बहू चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती है। समय गुजर जाता है। गोरी बहू किसी न किसी बहाने से अपने काले ससुराल वालों को जली कटी बातें सुनाया करती। एक सांझ की बात है, कोहिना अपनी भाभी के पास आकर हिचकते हुए कहती है, शनाया भाभी, वो कल मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के कारण कल फेयरवेल पार्टी है। प्लीज क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? ये सुनकर शनाया अपनी ननद के कालेपन का ठट्ठा उड़ाते हुए कहती है, क्या कहा? मेकअप? और तुम्हारे काले अंधेरे चेहरे पर मैं चाहे लाख लीपापति क्यों ना कर लूं, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे के काले पक्के रंग की काया पलट करना नामुमकिन है। बेमतलब मन की मिठाइयां खाने से भला अपने काले सूरत को किस्मत समझ लो। अपने सांवले सूरत पर शनाया की बुरी टिप्पणी सुनकर कोहिना का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह टूटे मन से उस कमरे से निकल जाती है। गुजरते समय के साथ गोरी बहू का गुमान बालू की उस बुलंदी पर जा पहुंचा जो एक झोंके से बिखर जाता है। अपने रूप की और ज्यादा निखारने और संवारने की आतुरता में शनाया भांति भांति के मेकअप प्रोडक्ट लगाती है, मगर किसे खबर थी कि अब जो होने वाला था वह बेहद अलग था। एड की देखा देखी वह एक ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाती है। यस, अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट कल सुबह तक मेरा रूप और ज्यादा सुंदर कर देगा, जिसके बाद मैं गोरी बहू अपने दमकते चमकते चेहरे से अपने काले ससुराल वालों का जिया चलाऊंगी और साथ ही मेरे सुंदर चेहरे को सोंझे देखकर मेरे काले पति के दिल पर भी छुरियां चलेंगी। इस सोच के साथ वह ब्यूटी प्रोडक्ट लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे जब वह शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने सुंदर रूप पर चितकबरे चकत्ते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फौरन ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा चेहरा। शोरगुल सुनकर सभी वहां जुट जाते हैं और कलावती कहती है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? लाख कोशिश के बावजूद शनाया अपने चेहरे को पहले की तरह सुंदर करने में असफल रहती है। नहीं, मैं इस कुरूप चेहरे के बोझ के साथ नहीं जी सकती। इससे बेहतर मेरा मर जाना है। शनाया शांत हो जाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी तुम ही मेरी बीवी और इस घर की बहू रहोगी। बहू धीरज धर, कोई ना जाकर हल्दी चंदन का लेप बना, शायद ये दाग धब्बे उससे हट जाएं। कोई ना फौरन लेप तैयार करके अपनी भाभी के चेहरे पर उस लेप को लगाकर 2-3 दफा लगाती है, जिससे शनाया की खोई हुई सुंदरता लौट आती है, मगर शर्मिंदगी से झुका उसका सर जमीन में गड़ने को हो रहा था। शादी के पहले दिन से मैंने अपने गोरे रूप का गुमान दिखाने के साथ अपने कटु कड़वे शब्द से आप सभी जन को ठेस पहुंचाई। शायद उसी की सजा ईश्वर ने मुझे सबक के तौर पर दी थी। मैंने जो किया वह माफी के काबिल नहीं, मगर मैं आप सभी से एक मौका चाहती हूँ ताकि मैं एक बहू, बीवी और भाभी होने का फर्ज निभा सकूं। बहू, रिश्तों में तकरार लाजमी है। तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, यही बड़ी बात है। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब शनाया का नजरिया पूरे तौर से बदल चुका था। उसने ना सिर्फ ससुराल के सभी रिश्ते समेटे, बल्कि बहू बनकर ससुराल की बागडोर भी बखूबी संभालने लगी। ये कहाँ मर गई हो तुम सब की सब? जल्दी आओ, मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। आ रहे हैं। अभी बूढ़े पैरों से चला कहाँ जाता है? तू तो जवान है अभी तक, साथ में तेरा बेटा भी। अरे जल्दी करो रस्म शुरू, मैं बहू को देखने के लिए बेताब हो रही हूँ। आइयो मुर्गन दया, सबसे पहले तेरी बहू का मैं घूंघट उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आई हूँ। चल ठीक है, तू ही जा। ये बोलकर इशिता जैसे ही दिव्यंका का घूंघट उठाती है, वैसे ही उसकी चीखें बाहर निकल जाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये एक अरे इशिता, तू इतनी डर क्यों गई? डर तो ऐसे रही है जैसे तूने घूंघट में किसी चुड़ैल को देख लिया हो। क्या कर रही है? मैं ही देखती हूँ। ये बोलकर दया जैसे ही अपनी बहू का घूंघट ऊपर करती है तो उसकी भी इशिता की तरह चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस घूंघट में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। ये देखकर आई हुई सारी औरतें चुड़ैल को देखकर डर जाती हैं।
शिव 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 शिव, अरे मोरी मैया, हम तो बहू की मुंह दिखाई करने आए थे, पर क्लाइमैक्स में चुड़ैल की मुंह दिखाई हो गई। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई। कहा था ना मैंने कि ये चुड़ैल स्पिरिट दुष्ट आत्मा है। चुड़ैल तू चुड़ैल है नहीं, सुंदर सी लड़की जो थी, कहाँ है मेरी बहू दिव्यांका, कहाँ है? क्यों सरप्राइज हो गए ना आप सभी? कर ली मेरी मुंह दिखाई, तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, प्यारी सासू माँ? ये क्या? जहाँ सभी लोग हंसी खुशी से दिव्यांका की मुंह दिखाई कर रहे थे, क्या वो एक चुड़ैल थी या बात कुछ और है? आखिर एक चुड़ैल की मुंह दिखाई क्यों हो रही थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। 1 साल पहले दया ने दहेज के चक्कर में अपने बेटे विराट की शादी एक काली लड़की से करा दी। हालांकि श्वेता दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कुछ ही दिनों में अपने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, पर दया उसके दहेज से प्यार करती थी। अरे सूरज मेरे सर पर नाच रहा है। अरे ओ कलूटी, कहाँ है मेरी चाय? आ गई माँ जी, बस आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। बड़ी जल्दी आ गई, अब क्या पुरस्कार लेगी? दिखा चाय, अपनी तरह काली तो नहीं बनाई। ये कहकर वो चाय को घूरती है। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? एक बात बता, तेरे माँ बाप ने क्या सोचकर तेरा नाम श्वेता रखा है, हैं? माँ, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी है। विराट जी, आप भी? देख बेटा, है काली और नाम श्वेता। अरे ये गोरे लोगों पर सूट करता है। तेरे जैसे कालों का नाम काला, कलूटी, बैंगन, काली, घटा, ऐसे नाम होने चाहिए थे। हाँ माँ, एकदम शुद्धि बोले हो। माँ, आपने इस काली कलूटी बैंगन लूटी से मेरी शादी विवाह मैरिज क्यों कराया? मैं तो इसे कहीं बाहर लेकर नहीं जाऊंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे तो लेकर क्यों जाना है इसे? घर में ही पड़े रहने दे। क्या आप भी मुझे माँ जी की तरह ऐसे कह रहे हो? जब आपको मैं पसंद ही नहीं तो शादी क्यों की? बहुत सिंपल सी बात है डार्लिंग, तुम्हारे पैसों के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मजे भी तो करने हैं। अरे माँ, मुझे कॉलेज जाना है, कब मिलेगा नाश्ता? ये है ना तेरी नई भाभी, हमारी नई नौकरानी, जो मन चाहे वो बनवा ले। श्वेता बहू, जरा इसे नाश्ता दे। आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। अपने टेस्ट में यहाँ मत बहा, कोई फायदा नहीं है। जा जाकर पिंकी को नाश्ता दे, उसे लेट हो रहा है। रोते हुए श्वेता वहाँ से रसोई में चली जाती है और उसे खाना बनाकर दे देती है। वक्त बीतता है, घर के सभी लोग श्वेता से ऐसा ही व्यवहार करते थे, बार बार उसे कलूटी बोलकर बेइज्जत करते थे। एक शाम उसकी पड़ोसन मनोरमा आती है। अरे क्या बात है दया, तूने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की? नहीं, तूने मेरी बहू तो देखी है, कैसी कलूटी माई है ना। उसका मुंह दिखाई करके क्या करोगे? 4 ताने और मिलेंगे पड़ोसियों से सुनने के। तू तो अपनी सी है, तेरे को सब बता देती हूँ मैं। हाँ, तूने विराट की बहू की फोटो तो दिखाई थी, पर मिलवा भी तो दे उससे। अरे श्वेता, ओ श्वेता, देख मेरी सहेली आई है, जल्दी आ और इसके लिए शरबत ले आ। आई माँ जी। ये कहते ही श्वेता शरबत की ट्रे लाती है कि मनोरमा बोल पड़ती है। ओहो, ये तो फोटो से भी ज्यादा काली है, अपनी विराट के लायक बिल्कुल नहीं है। कहाँ फंसा दिया तूने मेरे बच्चे को? अब ज्यादा प्यार करने वाली मत बन मेरे बेटे की, तू ही किसी अमीर सुंदर सुशील लड़की से शादी करा देती। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए शरबत। खुश रहो बहू। वैसे तुम गालों पर हल्दी, मलाई या क्रीम लगाया करो, बहुत काली हो। विराट के साथ कैसे मैच करोगी खुद को? और वो प्यार कैसे करेगा? आंटी जी, प्यार तो दिल से होता है और वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। और प्यार सिर्फ सूरत देखकर नहीं होता, सीरत बहुत मायने रखती है। आप खुद ही देख लीजिए, लोगों की गोरी रंगत के बाद भी अंदर से दिल कितने काले होते हैं। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा, गोरी सूरत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खैर, तू जैसी भी है, दिल से बहुत अच्छी है। तू मेरी सहेली है या मेरी काली बहू की तरफदारी करने आई है? दया, दया जो है सो है। दया की ये बात सुनकर रोते हुए श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और कहती है।
बस बहुत हुआ। जब से इस घर में आई हूँ मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैं काली हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इन्होंने मेरे दहेज के लिए मुझसे शादी की, प्यार भी नहीं करते। आज पड़ोस के सब लोग, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं मर जाऊंगी। ये कहते ही श्वेता पंखे से लटककर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। वक्त बीतता है। 1 साल बाद दया अपने बेटे की दूसरी शादी गोरी और अमीर दिव्यांका से कराती है। उसका मुंह दिखाई करने के लिए सबको बुलाती है। अरे कहाँ मर गई तुम सब की सब, आ तो गए कब के। इशिता और दया जैसे ही दिव्यांका का घूंघट ऊपर करती है तो देखकर डर जाती है। साथ ही बाकी के लोग भी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। सरप्राइज कैसा लगा माँ जी? अरे मुझसे डर क्यों रही हैं आप? भूल गई क्या मुझे? कौन हो तुम और दिव्यांका कहाँ है? चुड़ैल, अरे मेरी गोरी सी बीवी कहाँ है? सुधरे नहीं ना विराट तुम अभी तक। तुम तो अभी भी सिर्फ गोरी लड़की और उसके पैसों के पीछे पड़े। और तुम्हारी माँ भी मैं ही थी, वो जो चुड़ैल बनकर यहाँ बैठी थी। तुम्हारी दोबारा मुझसे ही शादी हुई है। पहचाना नहीं तुम्हारी काली बीवी श्वेता को? श्वेता? नहीं नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैं मरकर चुड़ैल बनी हूँ। आपकी कड़वी बातें सुनकर मैंने अपनी जान दे दी। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। विराट, तुम्हें तो बताती हूँ। ये कहकर चुड़ैल माँ बेटे को हवा में पटकती है। बहू बहू, चुड़ैल बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे मारियो मत। मुझे अपने किए पर पछतावा है। हाँ श्वेता, मुझे भी पछतावा है। अरे छोड़ो मुझे। अरे बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे काले पैदा होना कोई शर्मनाक या कोई गुनाह नहीं है जिसकी आपने मुझे सजा दी। मेरे माता पिता ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया, लेकिन आपने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरे काले रूप के बारे में इतना कहा कि मुझे अपनी जान देनी ही पड़ी। भागो भागो, चुड़ैल आ गई यहाँ। सभी लोग चुड़ैल का ये रूप देखकर भाग जाते हैं। तभी मनोरमा कहती है, बेटा ऐसे परेशान मत हो, छोड़ दे इन्हें। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तू भी इनके जैसा करेगी तो इसमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा। छोड़ दे श्वेता बेटा इसे। क्या गलती थी आंटी मेरी? सिर्फ काली रंग की वजह से इन्होंने मेरा मजाक बनाया, मुझे स्वीकार नहीं किया और पैसों के लिए शादी की। सही बोला आपने, मैं इनके जितना नहीं गिर सकती। बाहू, हम बहुत शर्मिंदा हैं, मुझे माफ कर दे। अब से मेरी सोच बदल गई है। अब से ना मैं काले गोरे में फर्क नहीं करूंगी, ना अमीर गरीब में। श्वेता मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत उल्टा कहा, मुझे माफ कर दो, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अब। ये कहते ही श्वेता हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद माँ बेटे श्वेता की आत्मा की शांति की पूजा करवाते हैं। 2 बहुओं में पति का बंटवारा। वो शनिवार की सांझ थी जब अनिल देर रात दफ्तर से थका मांदा घर लौटता है, जहां उसकी 2 पत्नियां थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। दरअसल अनिल की 2 बीवियां थी। दोनों के बीच सगी बहन का संबंध था। अनिल, आप आ गए? बैठ जाइए, मैंने आपके लिए भरवा करेले बनाए हैं, आपको बेहद पसंद है। अविका, अनिल आज करेले नहीं बल्कि मेरी बनाई सब्जी खाएंगे, वो भी कद्दू की। जी जी, क्यों भी मतलब हर घड़ी बैरन बहन बनकर मेरे आड़े आती हो। मेरे पति करेले ही खाएंगे। तुम्हारी खुद की जुबान में मिठास तो है नहीं, अब ये कड़वे करेले खिलाकर अनिल की जुबान का जुलूस निकालना चाहती हो। अनिल करेले ही खाएंगे बस, कद्दू करेले। दोनों बहनों के बीच का शोरगुल सुनकर कमरे के भीतर से भगवती निकल आती है और माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, तुम दोनों बहनों ने फिर बैरन की तरह लड़ना शुरू कर दिया। सासू माँ, इस सौतन को लेकर जाओ, इसी ने सारा घर सर पर उठा रखा है। सही मायने में सौतन तो है। मैंने तो सोचा था कि अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से करके दोनों बहनें सहेली बनकर रहेंगे, मगर क्या पता था कि मेरी सगी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। 2 बहनों के बीच मुठभेड़ होता देखकर अनिल के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उसकी चीख पूरे घर में चकाचौंध हो जाती है। अरे बस, बहुत हो गया।
अरे ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब तुम दोनों बहनों के बीच में मुझे लेकर बवाल ना हो। पति की फटकार सुनकर अविका की आंखों से आंसुओं की बौछार बरसने लगती है और बड़े बोझिलता के वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर अविका की जांच पड़ताल करते हैं। मुबारक हो, जल्दी आपके घर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। ये खबर सुनकर संध्या स्तब्ध रह जाती है। वह दौड़ते हुए एकांत में आकर कहती है, इसी खुशी की बेला के लिए तो तूने अनिल का ब्याह अपनी छोटी बहन से कराया था, तो आज जब सालों का सपना साकार हो रहा है तो तेरा कलेजा क्यों कचोट रहा है। ये बोलकर संध्या सिसकते हुए अपने बीते दिनों में खो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी अनिल से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में सजी धजी संध्या ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। बहू, इस कलश को अपने शुभ कदम से गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। शादी की रात अनिल संध्या से कहता है, संध्या, जब तुम्हें पहली दफा देखा था तुम्हारी सादगी ने मेरे मन को भीतर तक सराबोर कर दिया। आज तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे जीवन का सार मिल गया। ये सुनकर संध्या की आंखों से खुशियों की बदरी बरसने लगती है। दोनों दंपत्ति अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह भगवती आंख मलते हॉल में आती है। ये इतने भोर सवेर रसोई घर में कैसे खटर पटर है। जैसे ही भगवती रसोई घर का रुख करती है तो संध्या कहती है, माँ जी, नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। सच कहा है पुरानियों ने कि बहुएं ससुराल की सास हैं। सचमुच बहू, तेरे आने से मेरे बेरंग घर में बाहर आ गई है। बस अब जल्दी से मेरी दादी बनने की आस को पूरा कर दे। ये सुनकर संध्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दिन, सप्ताह और महीनों के मंजर में बदलते जाते हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, बहू तैयार हो जा, आज हमें डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच पड़ताल के लिए। फिर दोनों सास बहू अस्पताल आती हैं, जहां महिला डॉक्टर संध्या की जांच पड़ताल करके बोलती है, माताजी, मुझे ये बयान करते बहुत खेद है, मगर अभी भी या भावी भविष्य में आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। दुखद खबर के साथ दोनों सास बहू घर आईं। एक सप्ताह बाद भगवती संध्या से कहती है, बहू, डॉक्टर के शोध से ये साफ हो चुका है कि तू माँ नहीं बन सकती। अनिल का दूजा ब्याह न हुआ तो इस खानदान का नाम मेरे बेटे के साथ बुझ जाएगा। माँ जी, इस घर की पीढ़ी बढ़ेगी। मैं अनिल का ब्याह अपनी बहन से कराऊंगी। उसी पलचिन अनिल दरवाजे से दस्तक देता है। संध्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन से ब्याह नहीं करूंगा। अनिल, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बहन ब्याह कर आएगी तो हम बहनों के बीच सौतन नहीं बल्कि सहेलियों की साझेदारी होगी। मेरे कोख को बांझपन का दीमक लग चुका है। इस घर का वंश आपके ब्याह पर टिका है। अनिल संध्या की बात मानकर अविका से ब्याह कर लेता है। संध्या अविका को समझाते हुए कहती है, अविका, अनिल से तुम्हारे ब्याह के साथ हम बहनों का नाता बदल गया है, मगर हम बहनें सौतन नहीं सहेली बनकर रहेंगी। इस तरह दोनों बहनें बतौर एक ही शख्स की बीवी बन बैठती हैं। कुछ दिन बाद, अविका, नाश्ता रेडी है ना? हाँ अनिल, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। अविका, ऐसा भी कौन सा काला जादू कर दिया तुमने जो आजकल अनिल मुझे एक नजर देखते भी नहीं? पहले मेरे पति की जुबान मुझे पुकारते नहीं थकती थी। अरे जीजी, आप तो अपनी बहन पर बिन बात बिगड़ रही हो। कोई भी बात नहीं। ये लो अनिल, ऑरेंज जूस। अविका, आज अनिल अनार का जूस पियेंगे। शादी की सप्ताह भर भी नहीं हुआ, मेरे पति का उतना दुबला पतला शरीर कर दिया तुमने। दोनों बहन बिगड़ते हुए बेचारे अनिल का हाथ पकड़कर खींचातानी करने लगती हैं। अरे बंद करो तुम दोनों बहनें ये बहसबाजी। जूस के पीछे लड़ झगड़ कर मेरा जुलूस निकाल दिया। अनिल बेबाक बुरा मुंह बनाकर बिना नाश्ता किए दफ्तर रवाना हो जाता है। फिर एक दिन, अनिल, बड़ा अरसा हो गया तुम्हारे साथ कहीं गए। आज संडे है, मैं तुम्हारे साथ सुनहरा समय बिताना चाहती हूँ। ठीक है संध्या, तैयार हो जाओ। अनिल फौरन हामी भर देता है। कुछ ही देर में दोनों दंपत्ति दरवाजे से बाहर दस्तक देने ही वाले थे कि अविका बोलती है, अनिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे संडे शॉपिंग का वादा किया था? अविका, अनिल इस पल मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर अविका बिगड़ते हुए अनिल का हाथ खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं,
अनिल सिर्फ मेरे साथ जाएंगे। अरे सारा वक्त तो अनिल के साथ फेविकॉल की तरह चिपकी रहती है, तब भी चैन नहीं क्या? दोनों बहुओं के बीच बढ़ते बवाल को देख भगवती बोलती है, हे ईश्वर, ये दोनों बहुएं मेरे बेटे के लिए बाधा बनती जा रही हैं। अरे बड़ी बहू अविका को जाने दे, तू फिर चली जाना। क्यों माँ जी, एक ही बहू क्यों बलिदान देती रही? इससे पहले अनिल मेरे पति हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन मेरी सौतन बन बैठेगी। अरे बस करो दोनों बहनें, मुझे कहीं नहीं जाना। गुजरते समय के साथ दोनों बहू के बीच पति का बंटवारा परवान चढ़ गया। आइए देखते हैं अंत में क्या हुआ। अविका के गर्भावस्था के दौरान सारा काम संध्या के सर पर आ जाता है। माँ जी, बस अब ये सारा काम मुझसे न होगा। आपने एक बहू को बुलंदियों पर बैठा रखा है और एक बहू को बाई बना रखा है। मैं अपने पति को इस बैरन बहन के साथ और नहीं बांट सकती। ये सौतन मेरे गले की फांस बन गई है। मुझे सौत न कहना, बतौर बिहार रचाकर इस घर की बहू बनी हूँ। तुमने अपनी मर्जी से अपना सिंदूर मुझे साझा किया था। मुझे तुम्हारी सौतन बनने का शौक नहीं था। अनिल, चलो मेरे साथ। मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। दोनों बहू अनिल की बाह खींचने लगती हैं, जैसे उनके बीच बंटवारा हो रहा हो। ये देख भगवती बोलती है, बस करो मेरी बेअकल बेबाक बहू, अब तुम दोनों सिर्फ अपनी सास की सुनोगी। आज मैं अपने बेटे का तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करती हूँ, तब जाकर ही तुम बहनों का बवाल थमेगा। अब अनिल 1 सप्ताह संध्या के साथ और 1 सप्ताह अविका के साथ रहेगा। इस बीच तुम बहनों ने एक दूजे की डाह की तो मैं तुम दोनों को उस दरवाजे से दफा कर दूंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं आंखें बड़ी करके बोलती हैं, माँ जी, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें एक दूजे से अपने पति का बंटवारा करने को तत्पर तैयार हैं। हाँ माँ जी। इसके बाद अनिल सुकून भरी सांस लेते हुए मन में बोलता है, शुक्र है इस बंटवारा से मैं रोजाना इन बहनों के बवाल से बाल बाल बच गया। इस तरह भगवती देवी दोनों बहुओं के बीच अपने बेटे का बंटवारा कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सौतन से सहेली बनकर एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। श्रवण अपनी पत्नी पायल और माँ कमला के साथ बिलासपुर में रहता था। वो ऑफिस से निकलकर कहता है, ओहो आज तो ज्यादा ही लेट हो गया। ओ बहुत भूख लग रही है। पता नहीं ये ऑफिस वाले इतना काम क्यों करवाते हैं। ये कहकर श्रवण चलता ही है कि उसकी नजर गजरे वाले पर पड़ती है और वो कहता है, अरे पायल के लिए गजरा लेकर चलता हूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर श्रवण रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक तेज ट्रक श्रवण को टक्कर मार देता है और उसी एक्सीडेंट में श्रवण की मौत हो जाती है। आसपास के लोग जैसे ही उसे हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तो पायल और कमला को भी उसकी खबर मिलती है। वो भागे भागे हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर कहता है, आपने आने में लेट कर दिया। हॉस्पिटल तक आते आते आपके बेटे ने दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरे श्रवण को जिंदा कीजिए। अरे आपका तो धर्म है ना लोगों को बचाना, मेरे पति को बचाइए। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माफ कीजिएगा पर आपका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। नहीं 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 श्रवण, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे रहूंगी माँ जी उनके बिना? सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी भी खत्म। नहीं बहू, ऐसे मत कह। मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ। अब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पायल बहू। कुछ ही देर बाद श्रवण का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोनों बहू श्रवण के गम में रहती हैं। फिर एक दिन कमला कहती है, ऐसे कब तक गुमसुम रहेगी? अपनी माँ जी से बात कर, मुझे मेरी पहले जैसी पायल बहू चाहिए। माँ जी मैं कोशिश कर रही हूँ पर उन्हें भुलाना मुमकिन नहीं है। पर बेटा अपनी सेहत के साथ तू ऐसे कब तक रहेगी? मैं तुझसे कहना नहीं चाहती थी पर कहना पड़ रहा है। तू घर की आर्थिक स्थिति को जानती ही है, हमें कुछ न कुछ कारोबार तो शुरू करना ही होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। कमला और पायल अभी विकट स्थिति में थी। घर को कैसे चलाया जाए, आगे क्या किया जाए, दोनों की समझ से परे था। पर कारोबार तो शुरू करना ही था। आखिर सास बहू श्रवण के जाने के बाद खुद को संभाल पाएंगे? क्या वो एक नया कारोबार शुरू कर पाएंगे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोल बेटा, सोच क्या रही है? माँ जी मैंने सोचा है जितने थोड़े बहुत हम पर पैसे हैं उससे हम चाय और समोसे की टपरी लगा सकते हैं। इससे ये
होगा माँ जी कि हमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा लोग चाय और समोसे को सुबह सुबह नाश्ते में बहुत खाते हैं, तो इससे हमारा मुनाफा हो जाएगा और बनाना भी मुश्किल नहीं है माँ जी। अरे हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी हम दोनों को चाय समोसे बनाने तो आते ही हैं, बस ठेला तैयार करना है अब। हाँ माँ जी। कुछ देर बाद ही दोनों कुछ पैसों से ठेला और चाय समोसे का सामान ले आते हैं। सुबह उठकर दोनों चाय समोसे तैयार कर लेती हैं और कमला कहती है, बहू सारा सामान तैयार हो गया ना? हाँ माँ जी, सब हो गया, बस ये चटनी और रख लो ठेले पर। ये कहते ही सास बहू अपना ठेला लेकर निकल जाती हैं और चलती फिरती जगह पर चाय समोसे बेचने लगती हैं। चाय समोसा लीजिए, चाय समोसा, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय समोसा लीजिए। आइए आइए, इस बरसात के मौसम में चाय समोसे का लुत्फ उठाइए। आहा, आपकी चाय समोसे की खुशबू तो दूर तक आ रही है। मुझे जरा 1 प्लेट समोसा और चाय दे दीजिए। बहू, हमारा पहला ग्राहक आ गया, जल्दी से इन्हें चाय समोसा दो। ये लीजिए, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। सुनिए, मुझे 2 समोसे और 2 कप चाय दीजिए। ये लीजिए। ग्राहक के आते ही सास बहू उन्हें चाय समोसा देने लगती हैं, जिन्हें खाकर वो कहते हैं, आहा, मजा ही आ गया। सुबह सुबह मानसून के मौसम में अगर ऐसे चाय समोसे मिल जाएं, तो मैं सुबह से शाम तक यही खाऊंगी। बहुत बढ़िया बनाए हैं आपने। सच में दीदी, बहुत टेस्टी है। ऐसा करो, मुझे 2 समोसे और 1 कप चाय और दे दीजिए। मेरी भूख बढ़ गई है आपके समोसे खाकर। जी जरूर। इस तरह से सास बहू के चाय समोसे के लोग धीरे धीरे दीवाने होने लगते हैं। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। काम ठीक चल रहा था, तभी पायल की चचेरी बहन पाखी आकर कहती है, अरे पायल, तू यहाँ चाय समोसे बेच रही है, सब ठीक तो है ना? नहीं, श्रवण जी मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए माँ जी और मैंने चाय समोसे का ठेला लगाया है। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। कॉल कर देती यार। कैसे कॉल करती, सुध-बुध खो दी थी मैंने, वो तो माँ जी ने संभाला है मुझे। फिर भी आप दोनों यहाँ चाय समोसा बेचकर कितना निकाल लेते हो दिन का? मुश्किल से 1000 रुपए, इतने में आपका क्या होगा? तो बेटा क्या करे अब? मेरा एक दोस्त रेलवे स्टेशन में है, वहाँ पर काफी सारे लोग खाने पीने की चीज लगाते हैं।